गुड मॉर्निंग अगेन। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं नियो डार्विनिज्म का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5, और आज हम कंक्लूड करेंगे इस चैप्टर को। और जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इस फाइनल लेक्चर में हमें पढ़ना है आइसोलेशन एंड स्पेशिएशन, ठीक है, जो दो स्टेप बच गए हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये हम पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ चुके, अब ये दोनों पढ़ने रहते हैं अपने पास, ठीक है। सो व्हाट इज आइसोलेशन? आइसोलेट करना मतलब अलग हो जाना। अभी तो आपने कोरोना काल में खूब सुना है, आइसोलेशन सेंटर आइसोलेट कर दिया, क्वारंटाइन सेंटर। तो आइसोलेट होना मतलब अलग होना। कौन किससे अलग हो जाता है? थिंग इज दिस कि एक पेरेंटल पॉपुलेशन है किसी भी जीव का, से फॉर एग्जांपल मेंढक है, राना टिग्रीना है, किसी एरिया में रह रहा है। अब रहते रहते उसमें से कुछ जीव जो है उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, वो जो पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ ब्रीड नहीं करते, अब उनके साथ प्रजनन नहीं करते। तो ये क्रिया कहलाती है आइसोलेशन, क्योंकि जो इवोल्यूशन है, जो विकास प्रक्रम है, उसका अंतिम गोल क्या है? उसका अंतिम गोल है एक स्पीसीज का निर्माण करना। और स्पीसीज मतलब नई स्पीसीज आएगी। जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, जो पहले से मौजूद प्रजाति है, वो तो अपनी जगह है। उसी प्रजातियों में से एक नया स्पीसीज निकलना है। तो नया स्पीसीज तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वो स्पीसीज सेक्सुअली आइसोलेटेड नहीं हो। स्पीसीज की परिभाषा आपको पता है? स्पीसीज की परिभाषा ये कहती है, प्रजाति की परिभाषा ये कहती है कि ये जो इंडिविजुअल हैं, एक प्रजाति के जानवर उसी प्रजाति के जानवर के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। नर मादा उसी प्रजाति के होने चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रजाति के साथ कभी ब्रीडिंग संभव होती नहीं है। और अगर मान लीजिए कि दो इंसेक्ट कोई पकड़ के लाया जंगल से, देखने में समान है, और आपको ये कहा जाए कि भाई ये बताओ आप कि ये दोनों एक प्रजाति के हैं या नहीं हैं, तो उनका एक फर्टिलिटी टेस्ट करते हैं, उनको अलाउ करते हैं, दे आर अलाउड टू ब्रीड। अगर वो ब्रीड करके एक वायबल ऑफस्प्रिंग, एक ऐसा संतति पैदा कर सकें जो जीवित रहे, ग्रो करे, एक वयस्क के रूप में बदले प्रॉपरली, तो उस कंडीशन में वो स्पीसीज का होगा। मतलब एक नई स्पीसीज का बनना अपने आप में ही इस बात के लिए, वहां जो पहली प्री क्वालिफिकेशन उसकी ये है कि इट शुड नॉट ब्रीड विद द एग्जिस्टिंग पेरेंटल पॉपुलेशन। जो पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ अगर वो ब्रीड कर रहा है तो नई स्पीसीज कभी वो बन नहीं सकता। सो जो आइसोलेशन मतलब अब यहां से क्या है कि एक ऐसा एक ग्रुप बनाना है। जैसे आपने देखा कि नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कुछ खास ग्रुप ऑफ एनिमल्स का जो जीन फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल अलग हो गया, वो सारे कैरेक्टर संग्रहित हो गए जो उसको पेरेंट से अलग करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वो ब्रीड कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि अब इसको सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली जो ब्रीडिंग वाला संबंध तोड़ना पड़ेगा। ये कहलाता है आइसोलेशन। सो आइसोलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ ए स्पीसीज, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओहो ये गलत हो गया बेटा। देखो, आइसोलेशन इज द प्रोसेस एमंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे होना चाहिए कि आइसोलेशन की क्रिया, एक्चुअली इसकी हिंदी पृथक्करण होती है। पृथक्करण की क्रिया जो स्पीसीज में होती है, उसको कई पॉपुलेशन ग्रुप्स या कई स्पीसीज में बांटने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसको हम आइसोलेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ भी गलत हो गया ये जल्दी टाइपिंग में। तो इसमें फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो आइसोलेशन का काम करते हैं। और आइसोलेट कैसे होगा कि मान लीजिए कि एक परिवार है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, पूरा खानदान है उनका, कुनबा, उसमें से कुछ लोग माइग्रेट करके इंग्लैंड चले गए, कुछ दिन तक पत्राचार रहा, मिलना जुलना रहा, फिर 10, 20, 50 साल के बाद वो लीनियज उन्हीं का है, लेकिन उनके बीच कोई संबंध नहीं रह जाता।
शादी ब्याह का भी संबंध नहीं रह जाता, वो आमंत्रण पत्र का आदान प्रदान। तो कुछ उसी तरह की बात है, अगर बीच में कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाए, कुछ फिजिकल बैरियर आ जाए, नदियां आ जाए, समुद्र आ जाए, हाई माउंटेन्स आ जाए, जो क्या करेंगी, इंटरब्रीडिंग को रोकेंगी। मतलब जो पेरेंट पॉपुलेशन के साथ उस पॉपुलेशन की ब्रीडिंग को रोकेगी, या कोई फिजियोलॉजिकल बैरियर है कि वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन वो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या उससे संतति बन रहे हैं तो वो संतति जो है या तो पहले ही मर जा रहे हैं, या फिर वो स्टेराइल है, ठीक है, या फिर वो क्या है, संतानोत्पत्ति के युक्त नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उसमें फर्टिलिटी नहीं है ना, जो कहते हैं बांझ है, उस तरह की संतति पैदा होती है। तो देखिए, जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है दो तरह से होती है। एक देखो आप, प्री मैटिंग है, मतलब मैटिंग से पहले प्रजनन के लिए जो मैटिंग, जो कॉपुलेशन की क्रिया होती है, युग्मन की क्रिया होती है, उससे पहले कुछ मैकेनिज्म काम करते हैं आइसोलेशन, और कुछ उसके बाद काम करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है सारा पोस्ट मैटिंग और ये क्या है, प्री मैटिंग है। तो प्री मैटिंग में क्या हुआ, पहला तो होता है जैसे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कि पोटेंशियल मेट बट डोंट मीट, वो आपस में मिल करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल बैरियर है, जो भौगोलिक एक बाधा है बीच में, डिस्टेंस है, वो उसको मिलने नहीं देता। और इससे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आप बीरबल अरस्तोई की किताब में पढ़ लेना, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, कि जो घोंघे हैं हवाईयन आइलैंड के, उसके क्या है कि उस जो हवाईयन द्वीप समूह है, वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे वॉल्केनिक रीजेज बन गए हैं, ज्वालामुखी के कारण बहुत बड़े बैरियर बन गए हैं। तो बैरियर की एक तरफ जो स्नेल रहता है वो दूसरे तरफ के स्नेल से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कुछ एलिफेंट सील हैं, है ना, ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो होता है, जो क्या कहते हैं कि नॉर्थ में वो उत्तरी ध्रुव के आसपास पाया जाता है, वो दक्षिणी ध्रुव के सील के साथ मेट नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, दोनों दो ध्रुवों पर है। कई ऐसे उदाहरण हैं। इंडियन जायंट स्क्वेरल है, रेटुला इंडिका, उसमें देखा गया है कि वो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के जो वन है वो पर्णपाती वन है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, और वहाँ के जो जैसे गुजरात के जो ये हैं, जो 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 गिलहरियां हैं, वो कुछ पीलापन कलर होता है उनका, और जो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के पर्णपाती वनों में जो रहती हैं गिलहरियां, वहां पर वो लाइट ब्राउन होते हैं। मैसूर कर्नाटक चले जाइए, वहां पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है जिसको कहते हैं, वहां डार्क ब्राउन होते हैं। तो बेसिकली ये जो जंगल है उन गिलहरियों के बीच बैरियर का काम करता है, और इस बैरियर की वजह से क्या होता है कि उनके बीच कोई संयुग्मन की क्रिया या कॉपुलेशन की क्रिया या ब्रीडिंग की क्रिया संभव नहीं है। उसी प्रकार से डिस्टेंस है, दूरी है, कि जो नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसे मैमल पाए जाते हैं जो दूसरे ध्रुव पर पाए जाने मैमल के साथ ब्रीड नहीं कर सकते। क्लाइमेटिक होता है कि ज्योग्राफिकल बैरियर के अलावा कुछ बीच में टेम्परेचर है, क्लाइमेट है ना, तो ऐसा उस कंडीशन में हो सकता है। सीजनल आइसोलेशन है। सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है कि जैसे जो अमेरिका में एक अमेरिकन टोड है, बुको अमेरिकैनस, और एक दूसरा फाउलर टोड है, बुको फ्लोरी। तो लेबोरेटरी में जब उनको कराया जाता है तो वो हाइब्रिड बनाते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि उनका जो ब्रीडिंग सीजन अलग अलग आता है। इसी वजह से ये देखा गया है कि वो आपस में ब्रीड नहीं करते। जैसे राना क्लाइमेंटस है, राना पाइपेंस है, राना सिल्वेक्टिका है, ये एक ही तालाब में रहे तो वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उनका जो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में है, जो टेम्परेचर का है, मॉइस्चर का कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है कि पहले सर्दियां वहां आ गई, बाद में सर्दियां इधर आई, तो इस तरह से क्लाइमेटिक बैरियर हो सकते हैं, सीजनल बैरियर हो सकते हैं। फिर इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है। इकोलॉजिकल आइसोलेशन मतलब जैसे स्टिकल बग फिश होती है, ये बेल्जियम में पाई जाती है। उसमें से एक तो फ्रेश वाटर में रहती है पूरे साल तक, और सर्दियों में क्या होती है, समुद्र में लौट जाती है, माइग्रेट करती है, ठीक है।
और दूसरा जो है मतलब इसमें क्या होता है, दो पॉपुलेशन होते हैं, एक जो होता है फ्रेश वाटर में रहता है लेकिन समुद्र में लौट जाता है, दूसरा जो है वो क्लोरीन कंटेंट उनका ब्लड का डिफरेंट होता है, इसलिए वो समुद्र में नहीं रह सकती, ठीक है, जो स्टिकल बग फिश होती है। तो इस प्रकार से जो एक फ्रेश वाटर से समुद्र में जा सकती है, दूसरी समुद्र में नहीं जा सकती। तो इस प्रकार का जो हैबिटेट आइसोलेशन है, जो आवासीय दूरी है, तो बेसिकली मिला जुला करके सारे के सारे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के ही एग्जाम्पल है। उसके बाद कि दूसरे जो है वो मेट हैं, आपस में मिल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो मिल नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल आइसोलेशन होता है। कि जैसे एक एक जो है नॉर्मली जो 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 कॉपुलेशन की क्रिया होती है, युग्मन की क्रिया होती है, उसमें अक्सर जो जानवर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, किस चीज से होते हैं, विजुअल स्टिमुलाई से, कि देख करके उनके रंग रूप, है ना, कलर पैटर्न, बॉडी ऑर्गेनिज्म साइज वगैरह देख करके अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कुछ सुन करके ऑडिटरी स्टिमुलाई से होते हैं, केमिकल स्टिमुलाई से होते हैं। अब क्या होता है कि अगर दो कोई एक जो है वो आइसोलेट होता हुआ या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से उनके शरीर का कलरेशन बदल गया या कुछ ऐसी चीज हो गई, तब वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। जैसे एक ओक टोड है, ब्यूफो क्यूरेसिकस, और दूसरा है गल्फ कोस्ट टोड, इसको कहते हैं ब्यूफो वेलिसेप्स। अब उसमें क्या है कि इन दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एक बहुत बड़े है सेम स्पीसीज का, लेकिन वो क्या कहिए जेनेटिक ड्रिफ्ट कहिए की वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़े साइज का हो गया और दूसरा बहुत छोटे साइज का हो गया, वो मेट नहीं कर सकते, आपस में नहीं हो सकता, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे एक ग्राइलस करके एक ये होती है, इंसेक्ट होती है, या फ्रॉग है, ये कोर्टशिप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके जो शरीर के आकार प्रकार रंग रूप में ऐसा परिवर्तन हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये देखिए कॉपुलेशन होता है, कई बार कॉपुलेशन इसमें तो मेट मेट कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, ये अपने व्यवहार के कारण या इकोलॉजिकल आइसोलेशन के कारण, ठीक है। मैटिंग के लिए जो स्पेसिफिक व्यवहार चाहिए वो नहीं होता। कुछ कॉपुलेशन करते हैं, उसमें बीच में क्या होता है, मैकेनिकल आइसोलेशन आ जाता है ना। जैसे कई बार उनके जो जेनेटिलिया हैं, जो जननांग हैं प्राणियों के, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल नहीं होते, ठीक है। और ये जेनेटालिया बेसिकली लॉक एंड की के प्रिंसिपल के साथ काम करते हैं। तो ड्रोसोफिला में ऐसा देखा गया है, जो इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस होता है, ड्रोसोफिला और ग्लोसिनिया, इसमें क्या होता है कि अगर दूसरी स्पीसीज के साथ करें तो उसमें क्या होता है, अक्सर जेनेटिलिया की वजह से जो फीमेल की डेथ वगैरह हो जाती है। तो ये मैकेनिकल बैरियर है जो ये होने नहीं देता। उसी प्रकार से एक फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन है, मतलब कारिकी जन्य है, कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे प्लांट में ये देखा गया है कि एक प्लांट का पॉलन अगर दूसरे प्लांट के पॉलन पे जाता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसको उसके ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकता। या सपोज करो कि एक प्राणी का नर है, दूसरे किसी मादा के शरीर में गया, वहां उसका स्पर्म सर्वाइव नहीं हो पा रहा है किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, कि शरीर का तापमान ज्यादा है या एनीथिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। तो ये सारे आइसोलेशन के जो मैकेनिज्म थे, दे वर प्री मैटिंग मैकेनिज्म। अब क्या होता है कि कुछ होता है आइसोलेटिंग जो पोस्ट मैटिंग है। पोस्ट मैटिंग मतलब स्पर्म ट्रांसफर होते हैं लेकिन फर्टिलाइज नहीं कर सकते। जैसे एक अभी जैसे स्पर्म अगर मर जाए तो ये एक ढंग से फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन का भी उदाहरण है। और एक चीज और होती है गैमेटिक मॉर्टेलिटी, कि स्पर्म ट्रांसफर होते हैं लेकिन स्पर्म मादा के शरीर में जाके मर जाते हैं। या फिर एक फर्टिलाइज होता है, एक जो है मादा के शरीर जो एक जाइगोट मॉर्टेलिटी, युग्मनक का निर्माण होता है लेकिन वो मर जाते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हाइब्रिड बना, लेकिन हाइब्रिड बनने के बाद वो जीवित नहीं रहा, या फिर हाइब्रिड जो है वो बांध है, या होता क्या है कि स्टरलिटी हो जाती है। जो हाइब्रिड बनता है, जैसे खच्चर जो बनता है घोड़े और गधे के संकरण से, तो इसमें वो स्टेराइल होता है। उसी प्रकार से वो हो सकता है कि एक जनरेशन में ब्रीड करे लेकिन F1 जनरेशन में वो हाइब्रिड ब्रेक डाउन हो जाता है। या फिर
F2 जनरेशन में हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सारी कहानी मैकेनिकल ज्योग्राफिकल ये सब तो बता चुका है, इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है आपको। जो वो वाली स्लाइड थी आप वो पूरी समरी है उसमें, और इसमें सारी चीजें आ गई। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये मैं अभी स्लाइड में डालना भूल गया, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो आइसोलेशन होता है ना, दो प्रकार के आइसोलेशन होता है। एक होता है, ये आपके किताब में भी है, 11वीं की किताब में शायद है ना, एक कहलाता है एलोपैट्रिक, या इसको हम पारापैट्रिक भी कहते हैं। तो एक एलोपैट्रिक है और दूसरा है सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक, ये दो शब्द आपको आइसोलेशन के साथ जरूर दिखाई पड़ेगा। तो जो आप क्यों समझिए कि जो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन है ना, ये क्या होता है, या पारापैट्रिक है, ये उन पॉपुलेशन में होता है जो बहुत लंबे समय तक, है ना, बहुत लंबे समय तक ज्योग्राफिकली, क्लाइमेटिकली, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, वो एक दूसरे से दूर रहे। और दूर रहते 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 क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हो जाते, रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाता है। और ऐसे खूब सारे उदाहरण हमने अब देखे। दूसरा मतलब ये जो एलोपैट्रिक स्पीसीज है, ये ज्योग्राफिकल है और रिप्रोडक्टिव, ये दोनों आइसोलेशन। पहले वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, उसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन चाहिए, यानी भौगोलिक रूप से वो एक दूसरे से अलग हो जाए कि लंबे टाइम तक वो मिले ही नहीं। और वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट होकर के फिर क्या होता है कि जो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में चले गए, तो उसके हिसाब से उसमें अनुकूलन के लिए उसमें और बदलाव होते हैं उन प्राणियों में। अब एक ही प्रजाति के दो प्राणी हैं, एक उत्तरी ध्रुव में है, एक दक्षिणी ध्रुव में है। या फिर मान लीजिए जैसे वो हमने स्नेल का बताया हवाईयन आइलैंड पे, या एलिफेंट सील का उदाहरण बताया, ये सारे के सारे ज्योग्राफिकली अलग होने के साथ साथ लोकल कंडीशन के साथ कि में अनुकूलित होने के लिए क्या करते हैं कि वो उनमें और भिन्नताएं आने लगती है। और वो भिन्नताएं होते 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 तो क्या होता है कि अल्टीमेटली दे आर आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली ऑल्सो, यानी जन्निक रूप से, ब्रीडिंग के पर्पज से या प्रजनन के हिसाब से भी वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो ये पहली वाली जो प्रजाति है जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से के कारण आइसोलेट होती है, जो किसी पॉपुलेशन से कोई प्रजाति निकल जाती है, तो उसको हम कहते हैं एलोपैट्रिक। और दूसरा सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक मतलब ये अक्सर ये होता है कि ये एक इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब एक तात्कालिक होता है, एकदम स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन के कुछ एनिमल्स जो होते हैं, पता नहीं वो किसी एक शार्प जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से शायद क्या होते हैं कि उनका जीनोटाइप बिल्कुल अलग हो जाता है, एंड दे स्टॉप ब्रीडिंग विद द पेरेंटल पॉपुलेशन। तो इसको हम कहते हैं सिम्पैट्रिक। ठीक है, अब इसमें जो आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है, ये आइसोलेशन का जो मैकेनिज्म है, इसमें क्या है कि दो प्रकार के व्यूज हैं। एक तो म्यूलर का व्यू है ना, ये जो जीन्स होते हैं उनका जो, तो मूलर यही कहता है, मूलर ये कहता है कि जो आइसोलेशन है ये एलोपैट्रिक पॉपुलेशन जो होता है, ये एलोपैट्रिक आइसोलेशन की वजह से होता है। जो आइसोलेशन की क्रिया होती है ये एलोपैट्रिक आइसोलेशन की वजह से होती है, कि जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होती है ना। जैसे वो लिखते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्जेंस विच अकर्स इन एलोपैट्रिक पॉपुलेशन ड्यूरिंग ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। जो प्रजातियों के बीच जो भौगोलिक दूरियां बन गई, भौगोलिक अंतर आ गया, उसकी वजह से उनमें जेनेटिक डाइवर्जेंस हो जाता है, यानी कि आनुवांशिक भिन्नताएं आ जाती हैं और इसकी वजह से नए स्पीसीज का निर्माण होता है। ये मूलर ने कहा था। जब डॉबझंस्की ये कहते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्पीसीज जो होता है उनमें आइसोलेशन होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री जो नेचुरल सिलेक्शन से होता है, कि नेचर जो है एक किसी खास प्रजाति को सेलेक्ट करते 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 बिल्कुल उसको अलग कर देती है। तो इस प्रकार के दो व्यूज हैं। तो ये दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आइसोलेशन। तो ये आइसोलेशन की क्रिया। आइसोलेशन ने ये किया कि एक पेरेंट पॉपुलेशन से एक ऐसे पॉपुलेशन का निर्माण कर दिया जो एक नई
जिसने अपना जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया है। अब अगली चीज होती है स्पेसिएशन, जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इंडिपेंडेंटली डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन। एक बार ज्योग्राफिकली जब आइसोलेट हो जाते हैं तो उसमें और भी कई प्रकार के म्यूटेशंस वगैरह होते हैं, और वो सारे के सारे उसके जीन पूल में संग्रहित होते रहते हैं। उस पॉपुलेशन का जो पूरा जीन पूल मैंने आपको बताया था, उसमें संग्रहित होते रहते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि कई जनरेशन के पश्चात जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो जेनेटिकली रिप्रोडक्टिवली दूसरे से अलग हो जाते हैं, और तब एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो ये स्पेसिएशन कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं कि जो आइसोलेटेड प्रजातियां थी बहुत टाइम तक, कई जनरेशन तक वो आइसोलेटेड रही, और फिर उसमें म्यूटेशन की वजह से आनुवांशिकी भिन्नताएं आ गई, रिप्रोडक्शन उनका अलग प्रकार का हो गया। और ये सब करते करते क्या होता है कि ये सारे म्यूटेशन, सारी भिन्नताएं एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब सैकड़ों पीढ़ी तक संग्रहित होते होते क्या होता है कि अल्टीमेटली अंतिम रूप से वो एक नई प्रजाति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ये अर्नेस्ट मेयर ने कहा है कि स्पीसीज इज एन एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट डज नॉट इंटरब्रीड विद अदर सच पॉपुलेशन। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज की परिभाषा है कि जो स्पीसीज होता है वो अपने ही पॉपुलेशन में, अपने ही प्रजाति के प्राणियों के बीच इंटरब्रीड करेगा, है ना, और दूसरों के साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा। जैसे इनिशियली सिंगल स्पीसीज था, अब एक जो है ज्यादा स्टार्च वाले फूड पे पला, दूसरा जो है माल्टोज वाले फूड पे पड़ा, और करते करते 8 या 10 जनरेशन के बाद क्या देखा गया कि ये वाली प्रजाति जो है ये इस प्रजाति से बिल्कुल अलग हो गई, इनमें कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हुआ। और जब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे और इसमें इतना अंतर आ जाएगा, इतनी भिन्नताएं आ जाएंगी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगी, तब एक स्टेज के बाद उसको माना जाता है कि दिस इज अ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्पेसिएशन की कहानी थी ये भी खत्म हो गई। अब देखिए नियो डार्विन के हिसाब से 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या था? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। दूसरा एडेप्टेबिलिटी एंड हेरिडिटी, जिसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फिर क्या होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट एक आता है, उसमें माइग्रेशन होता है। फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी लीड्स टू स्पेसिएशन। सो इन 4-5 स्टेप्स में, एक बीच वाले स्टेप में जेनेटिक ड्रिफ्ट गायब हो गया इसमें, तो 4-5 स्टेप्स में नियो डार्विन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आज का चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।